नमस्कार दोस्तों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अच्छी खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर हम जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल दिखाता हो। हम सारा कुछ आपका अपना पोर्टफोलियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो प्रॉफिट होता है, सारा जो लॉस होता है, सारा कुछ यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, इस बीच क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं। देखिए, ये जो अपडेट है 30 अक्टूबर 2024 को दी गई है और सब्जेक्ट क्या है तो हाफ ईयरली। ठीक है, यहाँ पर सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, क्या कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर 2024-25 के पहले 6 महीने के जो रिपोर्ट है वह आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी के चेयरमैन संजीव बजाज ने भी कहा है कि हमारी जो कंपनी है वह प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है और लो रिस्क स्केलेबल बैलेंस शीट और जो कि मीडियम टर्म में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले हैं, वैसी स्ट्रेटजी के साथ हमारी कंपनी काम कर रही है। ये कुछ यहाँ पर कहना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के जो प्लेटफॉर्म निकल कर आए हैं हाफ ईयरली मतलब कि पहले 6 महीने के जो डाटा है और इससे पिछले साल से यदि हम कंपेयर करें तो कुछ जो नंबर्स हैं जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। इससे पता चलेगा कि क्या कंपनी क्या ग्रोथ है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि कितनी एसेट जो है कंपनी मैनेज कर रही है, तो वो 26% बढ़ा है पिछले साल से कंपैरिजन में। 1,02,569 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल लगभग 81,215 करोड़ था। उसके बाद पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें, मतलब किस किस तरह की पोर्टफोलियो है। ठीक है, बहुत तरह के बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बहुत तरह के लोन्स बांटे जाते हैं, हाउसिंग लोन्स, कार लोन्स, टर्म इंश्योरेंस, तो बहुत तरह के होते हैं। तो उसको यहाँ पर डील किया गया है, LAP, RD, DF, HL वगैरह वगैरह। तो उसकी रेशियो यहाँ पर दी गई है 57%, 9.8%, 9.6%, 11.7% और 1.7%। अभी क्या क्या होता है इसकी डिटेल में हम फिर कभी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मुख्य बात है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि बात करें तो 11% बढ़कर 1,378 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल 1,236 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जैसे बैंक का होता है वैसे ही, मतलब जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो वो जो है 11% यहाँ पर बढ़ा है। टोटल इनकम की बात करें तो वो 1,707 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 1,462 करोड़ था। इसके अंदर भी 17% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओपेक्स क्या होता है तो ऑपरेशन में जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो यहाँ पर देखिए 20.7% रहा है, जो कि पिछले साल 23.7% था। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि खर्चों को कम करेंगे तभी प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। तो इस पहले 6 महीने में जो कंपनी अपने खर्चों को कम करने में कामयाब रही है, 20.7% की जो ओपेक्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है, पिछले साल लगभग 23% ही थी। लोन लॉसेज और प्रोविजंस जो है यह भी कम होने चाहिए। प्रोविजंस वगैरह आप सभी जान ही रहे होंगे कि जो भी बैड लोन हो जाते हैं, मतलब जो कंपनी ने लोन दिए लेकिन वो रिटर्न नहीं आए, तो वो पहले जो होते हैं वो NPA वगैरह में तो बाद में कन्वर्ट होते हैं, उससे पहले भी उसको HM1 HM2 करके रखा जाता है। 60 दिन का, 30 दिन का, 90 दिन का पीरियड होता है। इन तीनों में कैटेगराइज किया जाता है, SMA1, SMA2, SMA3 ऐसे करके। उसके बाद फाइनली जब 90 दिनों का समय पार हो जाता है और पैसे नहीं आते हैं, तो उसके बाद वो जो है वो बैड लोन्स में चले जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कंपनी को प्रोविजंस रखने पड़ते हैं, ताकि अगर बाद में कोई बैड लोन्स हो भी जाए तो हमें मतलब कि बैंक को कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चालू रखने में। तो उसके लिए प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो जो प्रोविजंस हैं H1FY25 के लिए 15 करोड़ हैं और पिछले साल था 25 करोड़। तो यहाँ पर प्रोविजंस के अंदर भी देख सकते हैं आप 10 करोड़ की कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। NPA, ठीक है, NPA अभी जो बात कर रहा था वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहते हैं, बैड लोन्स बाद में NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्रॉस NPA और नेट NPA जो है वह 0.29 और 0.12% है, जो कि पिछले साल आप देख सकते हैं कि 0.24 था और 0.09 था। यहाँ पर देखिए ग्रॉस जो है, ग्रॉस NPA के अंदर थोड़ी सी तेजी आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। NPA कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। यस बैंक आप एग्जांपल सबसे अच्छा देख सकते हैं कि NPA के कारण ही यस बैंक बर्बाद हुआ। ठीक है, मैनेजमेंट का कारण जो भी हो तो वो अलग मैटर, उसको बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 21% बढ़कर 1,337 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 1,101 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है कितना, 13%। ठीक है, तो
टैक्स वगैरह से पहले जो हम प्रॉफिट देखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टैक्स वगैरह कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को सही से नहीं बता पाता है। इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, जिसमें से कि खर्चों को सीधे हम माइनस कर देंगे इनकम से, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है, या फिर आप कह लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो सही यहाँ पर 21% बढ़ा है, और प्रॉफिट टैक्स के बाद जो है वह 13% बढ़ा है। ठीक है, एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन एसेट जो है वह 2.4% रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह 28.98 है 30 सितंबर 2024 के तहत। एज अगेंस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वह 15% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगभग 29% है। उसके बाद देखिए 30 सितंबर 2024 तक जो लिवरेज रेशियो है वह 5 टाइम्स है, ड्रिवन बाय द प्राइमरी कैपिटल रेज ऑफ जो 3,500 करोड़ का आईपीओ के थ्रू जो प्राइमरी कैपिटल रेज किया था कंपनी ने, उसके कारण यहाँ पर जो लिवरेज रेशियो है वह 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना, जितना होना चाहिए उससे 5 गुना है। बोरोइंग मिक्स रिमेन्ड वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसमें से कि मनी मार्केट एंड NBH जो कि इस रेशियो में स्टेबल कर रहा है। तो और भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आए हैं, काफ़ी अपडेट्स हैं, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो हमने यहाँ पर आपको बताने की समझाने की कोशिश की। और एक चीज़ आप समझ लो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है 190 पर लोग खरीद रहे थे, अभी 130 पर लोग नहीं खरीद रहे हैं। बड़ी गलती होगी, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रखें। मल्टी बगर रिटर्न यहाँ से यह कंपनी देने वाली है, ज़बरदस्त कंपनी है, बढ़िया स्कोप है। तो फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, राधे राधे।